बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज इनकम टैक्स रिटर्न 2026 में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस की रिटर्न कैसे फाइल की जाती है। अच्छा, बाकी सब तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए होती है, सैलरी पे भी टैक्स कट जाता है, रेंटल इनकम पे भी कट जाता है। असल मैं समझता हूं कि जिसमें डिटेल जो रिटर्न होती है वो होती है बिजनेस की। तो इसमें जो भी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग अकाउंटेंट हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट्स हैं और जो एफबीआर के रेगुलेटर्स हैं, उन सब के लिए आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ये लेक्चर बहुत अच्छी तरह सुनेंगे और फिर दूसरों तक पहुंचाएंगे ताकि टैक्सेशन प्रॉपर लोगों को समझ आ जाए। तो मैं समझता हूं कि प्रॉपर जो लेक्चर है जिसमें टैक्सेशन को समझने का मौका आपको मिलेगा वो तो रिटर्न फाइलिंग का आज का लेक्चर है। तो इसमें वैसे ही आप जैसे आप कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि इधर आप करेंगे क्लिक तो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स ईयर 2026 में, तो उसका टैक्स का जो पीरियड है 1 जुलाई 25 से लेके 30 जून 26 तक आ जाएगा और फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे कि जे हम इस पीरियड को सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये पीरियड सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट हेड्स हैं। हमने इनकम फ्रॉम सैलरी पे भी अपना वीडियो बना ली, प्रॉपर्टी रेंटल इनकम पे भी बना ली और आज हमारी है इनकम फ्रॉम बिजनेस पे। तो हम इनकम फ्रॉम बिजनेस सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे कि क्या आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। तो इसमें रेजिडेंट का वो पूछता है, तो यस हम रेजिडेंट हैं इसीलिए इधर बिजनेस कर रहे हैं। तो आप अपनी रिटर्न फाइलिंग को स्टार्ट करेंगे। अब आपने अपनी रिटर्न फाइलिंग जब स्टार्ट की तो आपके सामने सिर्फ बिजनेस की पोजीशन आ जाएगी। तो आप बिजनेस, ये ऐसे लोग जो अकाउंट्स पढ़े हुए हैं, बैलेंस शीट को समझते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न को समझते हैं, उनके लिए बहुत आसान है इस चीज़ को समझना। थोड़ा सा बाकियों से टेक्निकल है क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी जो है वो सारी बिजनेस वाली यूज़ होगी, अकाउंटिंग वाली यूज़ होगी। इसमें अगर हम आए तो इनकम एंड लॉस वो सिस्टम खुद कैलकुलेट करता है, नेट रेवेन्यू खुद कैलकुलेट करता है। हम इधर ऐड करते हैं ग्रॉस रेवेन्यू। ग्रॉस रेवेन्यू क्या है कि आपकी टोटल सेल्स कितनी की है। अच्छा, एक बात इसमें जो लिखी भी हुई है, एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज। जो सेल्स टैक्स है बेसिकली ये बिजनेसमैन का रेवेन्यू नहीं होता, ये एक मैनेजमेंट इस तरह से है कि गवर्नमेंट का ये टैक्स है जो कि एंड कंज्यूमर ने जाके पे करना है। तो इसलिए एंड कंज्यूमर उसको पे करता है, बिजनेसमैन इसमें कुछ नहीं पे करता, बस वो कलेक्टिंग एजेंट है। तो उसने सेल्स टैक्स को अपने रेवेन्यू में शामिल नहीं करना। तो सेल में सिर्फ आपने नेट रेवेन्यू शामिल करना है जिसमें आपने सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज बीच में से निकाल देना है। और फिर इसमें आपके कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपकी एक ऑन साइट सेलिंग है, आप अपने शॉप पे अपने फैक्ट्री से बेच देते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि आप उसका फ्रेट आउटवर्ड भरते हैं, ब्रोकरेज भरते हैं, कमीशन है या डिस्काउंट है, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। तो अब कास्ट ऑफ सेल एंड सर्विसेज निकालने के लिए आपको पता है कि हम उसमें ऐड करते हैं कि हमारी टोटल परचेजेस कितनी है, ओपनिंग स्टॉक कितना था, उसमें से लेस करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। फिर उसमें हम जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी उसमें से लेस करते हैं। तो इस तरह कॉस्ट ऑफ उसमें ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी। तो अब कॉस्ट ऑफ सेल को आप नेट रेवेन्यू में से निकालेंगे तो आपका जीपी, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, वो निकल आएगा। तो इसमें अगर हम नेट परचेजेस की बात करें कि वो मटेरियल जो आप जिससे रॉ मटेरियल है या असल जो आपका मटेरियल है जिससे आप कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं या वो बेच रहे हैं, उसको हम आपकी नेट परचेजेज होंगी। इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग अगर फ़र्ज़ किया कर रहे हैं तो आपका फ्यूल अगर उस पर लगा है वो कितना है वो इधर लिखेंगे। सैलरी एंड वेजेस जो डायरेक्ट लेबर है उस पर जो आप लगा रहे हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं लगेगी, ना ही मार्केटिंग है ना ही एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें सिर्फ वो लगेगी जो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ हो रही है या फिर आपका डायरेक्ट शॉप पे जो काम कर रहे हैं उसके लिए, ट्रेडिंग के लिए यूज़ हो रही है। अच्छा, पावर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर आप यूज़ करते हैं, गैस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं,
स्टोर एंड स्पेयर्स हैं, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और फिर अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन है या अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। तो ये आप इसमें यूज़ करेंगे। इसमें आपका ओपनिंग स्टॉक भी वो जो पिछले साल का स्टॉक में हमेशा आपने ये करना है कि जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है उसको ही ओपनिंग स्टॉक लेके आना है। बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से इधर नया डालते हैं और उसको मैनेज करते हैं, तो उसके करने से ये होता है कि एक डिस्क्रिपेंसी बन जाती है। और डिस्क्रिपेंसी क्या होती है कि सिस्टम खुद, जैसे मैंने आपको बताया कि अब एआई बेस्ड ऑडिट होगा, सिस्टम खुद एनालाइज करता है कि इसका इस साल का क्लोजिंग स्टॉक इतना था, जो कि 30 जून को एक रात 12 बजे स्टॉक है, और सुबह 1 जुलाई को वो स्टॉक अगर चेंज हो जाए तो एआई क्या, आम बंदा भी उसको पहचान लेगा। तो इसलिए तो हमेशा आपने उसको, मैं तो कहता हूँ कॉपी पेस्ट करें, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको कॉपी करें और इधर पेस्ट कर दें, ताकि उसमें 1 रुपए का भी फ़र्क ना आए। और फिर आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ये आप जब लिखेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये है जो हम मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, ये हो सकता है कि आपको, जैसे कि हमने इसमें देखा कि मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग आइटम्स हैं, इसमें अब हमारा ये हो सकता है कि कोई और रेवेन्यू भी उसको आता हो, कोई सर्विसेज के अगेंस्ट आता हो, तो फिर अदर रेवेन्यूज़ अगर हैं तो उसको आपने नेक्स्ट चला जाना है। तो अदर रेवेन्यूज़ में आपकी आ जाएगी। अच्छा, ये नीचे से भी हम नेक्स्ट पे आ सकते थे, ऊपर से भी कर सकते थे, नीचे से भी आ सकते थे। नीचे से अगर हम आते तो फिर हमारा, अगर हम ये देखें जी, ऐसे करते हैं कि बजाय उधर से जाने के, हम ये जब हमने जीपी निकल आया तो हम इधर से ही नेक्स्ट करेंगे। ये पहले ऐसे नहीं होता था, पहले डायरेक्ट हम करते थे। तो इधर से नेक्स्ट करेंगे तो अदर रेवेन्यूज़ आपके जो हैं उसमें फ़ी फॉर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज अगर आपने साथ कोई दी हुई हैं, बाज़-औक़ात होते हैं कि इंजीनियर्स जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं साथ किसी को और को सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनको जो अगर कोई टेक्निकल सर्विसेज के अगेंस्ट मिला है तो वो है। अकाउंटिंग गेन आया है, आपने कोई इनटेंजिबल एसेट बेचा है तो उसमें से आप इधर आ जाएगा। अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ एसेट अगर है तो जो कि वो मैन्युफैक्चरिंग उसका हिस्सा नहीं था, वो आपका आएगा। कोई और अदर अगर आपकी सर्विसेज है, फिर बाज़ों का तो आपकी कोई एओपी एक साथ चल रही है, सपोज एक तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अपना कर रहे हैं, एक एओपी किसी और के साथ है, तो एओपी का जो आपका प्रॉफिट आया होगा उसमें 2 तरह के होंगे कि एक तो शेयर होगा अनटैक्सड इनकम, कि आपका एओपी से हिस्सा आ गया, अभी आपने उधर टैक्स नहीं पे किया। दूसरा ये है कि आपका शेयर आ गया जिसमें आप टैक्स पे कर चुके थे, तो वो इधर दोनों को आप इधर मेंशन करेंगे। तो इसी तरह गेन बाय अ बिल्डर डेवलपर इन एक्सेस ऑफ 10 टाइम ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर द 6 ऑफ 11th शेड्यूल के मुताबिक, जो मैंने पहले पढ़ाया भी आपको है, तो उसके मुताबिक जो बिल्डर्स को 11th शेड्यूल में जो बचत आएगी वो आपने इधर लिखनी है। तो इस तरह ये अदर रेवेन्यू जो आपके हैं वो आ जाएंगे। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट में आपके हैं एडमिन, सेलिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जो आप करते हैं बिजनेस के लिए। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं वो इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि आपके मैनेजमेंट के कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हैं या सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, तो उसमें आप रेंट पे करते हैं अपने ऑफिस का, उसमें आप टैक्सेस या सेस कोई पे की हुई है, सैलरी एंड वेजेस जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन से और सेलिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के जो सैलरीज है। पहली जो हमने जिक्र किया था वो थी डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट जो बिजनेस ऑपरेशन में शामिल है। ये है कि आपके अगर कोई जो ऑफिशियल काम के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में कह लें, फिर आपके ट्रैवलिंग है, कन्वेंस है, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस है जो आप यूज़ करते हैं अपना बिजनेस ऑपरेशन चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस जो ऑफिस के है उसमें फ्यूल जो यूज़ हो रहा था वो डायरेक्ट ऑपरेशन के लिए यूज़ हो रहा था। इसी तरह कम्युनिकेशन के हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हैं, स्टेशनरी फ़ोटो कापीज़ वगैरह के एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, या अदर कोई एक्सपेंसेस आप मेंशन करना चाहते हैं तो उसमें उन्होंने इस दफ़ा ये टैब दे दी है, पहले ये नहीं होती थी, अब ये एक और टैब आ गई है। इसको खोलेंगे आप तो इसमें आपके इंश्योरेंस, प्रोफेशनल चार्जेस, प्रॉफिट ऑन डेट, डोनेशन, चैरिटी, ब्रोकरेज, इसमें आप ऐड कर सकते हैं और वो आपका इसमें ये सारे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ जाएंगे। देन फिर आप नेक्स्ट जाएंगे तो इसमें आपका डिडक्शंस जो होती हैं, जो कि एक आपके पास हैं एडमिजिबल डिडक्शन जो आपको अलाउड होती हैं, एक इनएडमिजिबल डिडक्शंस होती हैं, तो आप उनको इसमें मेंशन करेंगे। इनएडमिजिबल की होगी तो आप ये खोलेंगे कि आपको आ जाएगा सारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, जैसे कि होती हैं
या फिर स्टोर एंड स्पेयर्स की, ये जितनी भी होंगी आपके जो रेलेवेंट होंगी, क्योंकि ये सबसे रेलेवेंट नहीं होती, तो इसलिए मैं इन सारों को खोल के इसका टाइम नहीं लगाऊंगा कि बोरिंग ना हो दूसरों के लिए। इसी तरह एडमिजिबल डिडक्शन जो हैं, अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स पे कोई है या अकाउंटिंग गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स है, तो ये आपकी होंगी, तो इसमें आप उसको ऐड कर लेंगे और डिडक्शन आपकी ऐड हो जाएंगी। उसके बाद आपकी एडजस्टमेंट्स आएंगी कि एडजस्टमेंट क्या है कि आपका अगर कोई इनकम एंड बिजनेस बिफोर एडजस्टमेंट तो पहले आ जाएगा, फिर आपका कोई लॉस या था 2021 का जहाँ अनएडजस्टेड लॉस था 22, 23, 24, 25 का, तो वो इसमें आप एडजस्ट करेंगे उस लॉस को, ताकि वो आपका लॉस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर आपका प्रॉफिट उतना टैक्स आपको कम देना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर हम जाएंगे बिल्डर्स और डेवलपर्स के रिलेटेड, मैंने आपको एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने बताया था कि ये जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे आप, तो आप जितनी भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और अदर बिल्डिंग्स की जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप एडवांस में इंस्टॉलमेंट्स ले लेते हैं लोगों से। जो जब वो आप इंस्टॉलमेंट्स लेंगे तो उसमें जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी उसका 10% जो है वो आपका रेवेन्यू कंसीडर होगा। तो आपने उसमें ये बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स भी हैं और बहुत सारे जो सुनने वाले हैं वो कंस्ट्रक्शन के काम से बहुत रेलेवेंट है, तो आप ये ज़हन में रखें इस दफ़ा कि सारी चीज़ें आपके लेके आनी है कि जब आप ने जो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद आपने एडवांस पैसे लेने शुरू किए, तो उस साल में जितने आपने पैसे रिसीव किए होंगे एडवांसेस की शक्ल में, तो उसका 10% जो है वो आपकी इनकम कंसीडर होगी और उस इनकम पे आपने टैक्स देना होगा। इसी तरह जो डेवलपर्स हैं, लैंड डेवलपर्स जो प्लाट बनाते हैं और फिर उसके टाउन्स बनाते हैं, उनका 15% होगा इनकम कंसीडर की जाएगी, टोटल जो इंस्टॉलमेंट्स उनको आएंगी। तो अगर ये कंबाइन कर रहे होंगे, दोनों काम इकट्ठे कर रहे होंगे, तो उनकी 12% है। तो ये पहले भी एक लेक्चर इस पे अवेलेबल है, लेकिन चलें आपको इसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया कि ये आपका होना चाहिए ताकि उसमें आप ये अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि आपका इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट्स का है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी लगाई हैं, उस पे आपके जो एवरेज नंबर ऑफ व्यूज़ कितने आए हैं और डीम्ड रेवेन्यू कितना आ रहा है, एक्चुअल टोटल रेम्यूनरेशन रिसीव्ड इन। ये एक दोस्त हैं वो अक्सर पूछते हैं कि जी सोशल मीडिया वाले कैसे करेंगे, तो ये है जी सोशल मीडिया का जो आपने रिटर्न फाइल करनी है, तो उसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी होनी चाहिए और उसमें फिर टोटल रेवेन्यू जितना आया है, फिर आपको एक्सपेंसेस अलाउ होंगे कि आप एक्सपेंस उसमें डिडक्ट कर सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट अंडर सेक्शन 99C जो होगी वो आपकी इनकम इसमें ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इस पे टैक्स देना आपकी बिजनेस इनकम में आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद आ जाती है टैक्स डिडक्शन कि आपकी कहाँ कहाँ टैक्स डिडक्शन हुई थी, वो आपकी जो है ऑलरेडी इस सिस्टम में आ जाएंगी या आपको याद होनी चाहिए कि मेरी कौन कौन सी जगह टैक्स डिडक्शन है, इसमें एडजस्टमेंट में है, फाइनल में है, मिनिमम टैक्स में है, तो वो आपने उसमें लानी है। ये मैं आपको आगे जाके बताता भी हूँ कि आपने कैसे उसको फीड करना है। फिर इसमें एक जो बैलेंस शीट है, ये एक बड़ा इशू है फॉर सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन। अब जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उनकी जो बैलेंस शीट में कैपिटल आ रहा है, उस कैपिटल के वो 5 टाइम्स से ज़्यादा अपनी सेल शो नहीं कर सकते। तो जब हम वो जाते हैं करवाने तो बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, उसमें वो FBR के ऑफिसर्स उसको प्रॉपर कर नहीं रहे होते, तो वो बहुत लंबा लटक जाता है और बाज़ औक़ात वो टाइम बार्ड हो जाता है। तो इसको आपने एहतियात से करना है कि अपनी बैलेंस शीट जो है बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको बनाना है, ताकि इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं 00 लिख के, लेकिन इसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। तो इसमें भी अभी डिटेल दे दी है। पहले तो लैंड ऐसे ही हम लिख देते थे कितनी लैंड है टोटल, लेकिन अब उसमें वो प्रॉपर्टी का आएगा, कौन सी प्रॉपर्टी है उसको सर्च करें, उसको इसमें लगाएंगे। प्रॉपर्टी आपने पहले ऐड की होगी तो वो इसमें आपकी आएगी। फिर बिल्डिंग की इसी तरह एडजस्टमेंट होगी कि बिल्डिंग आपने कौन सी है। ये पहले बस फिगर लिखते थे, लेकिन अब इसकी सारी सिचुएशन लिखनी पड़ेगी। फिर बैंक अकाउंट का भी बैंक एंड अकाउंट के हम एज इट इज़ लिख देते थे, लेकिन अब जो होगा अब आपको उसमें अपना बैंक ऐड करना पड़ेगा, कौन सा बैंक है और किस बैंक में कितने पैसे हैं। तो ये डिटेल अब जैसे कि रिटर्न मैंने पहले दिन से आपको कहा है बहुत कंप्रीहेंसिव बन गई है और इसमें
हर चीज़ जो है ना आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो जो भी रिटर्न फाइल करवाने आए उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन उसके पास होनी चाहिए ताकि उसकी बेस पे वो अपनी प्रॉपर रिटर्न फाइल करे। इसी तरह ये मोटर व्हीकल्स जो हैं ये हम वैसे ही कर लिख देते थे, तो अब भी इसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसी नंबर, कौन सा मेकर और कौन सी मॉडल है, ये सारा आपने बताना है। तो फिर इस तरह कैपिटल आपका आ जाएगा बैलेंस शीट में। बाकी एसेट्स में जैसे कि कैश इन हैंड है, बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ हैं, अदर कोई एसेट है। इसी तरह आपके पास कैपिटल जो है वो टोटल बिजनेस का कितना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है, ट्रेड क्रेडिटर्स पर पेबल कितने हैं और अदर लाइबिलिटीज़। ये तो पहले भी ऐसे था तो वो उसमें आ रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ये है आपका कोई अगर डिडक्टिबल अलाउंस हैं, टैक्स रिडक्शन है, टैक्स क्रेडिट्स हैं, तो वो आप कौन कौन से ले सकते हैं। ये मैंने कल डिडक्टिबल अलाउंस के बारे में तो हमने कल भी ऐसे आप देखेंगे इसमें, जैसे कि ज़कात का है, वर्कर्स वेलफेयर फंड है और एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं। इसमें जो आप सेलेक्ट करेंगे उसको ऐड कर सकते हैं अगर आपका एक्सपेंस है। इसी तरह आपकी जो टैक्स रिडक्शन के हैं, टैक्स रिडक्शन चार्जेबल और बहबूद सर्टिफिकेट पे है, जैसे टैक्स रिडक्शन इनकम ड्राइव फ्राम स्टार्टअप ऑफ बिजनेस की जो है ओन बाई 100% बाई द वुमेन, उसको ये टैक्स रिडक्शन है। इसी तरह टैक्स रिडक्शन कैपिटल गेन ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये जितनी भी आप ऐड करेंगे वो आपकी टैक्स रिडक्शन हो जाएंगी। और फिर आपको टैक्स क्रेडिट जो मिलता है वो अंदर अगर आप क्रेडिट आपको है कि चैरिटेबल डोनेशन आपने अंडर सेक्शन 61 दी है वो आपकी हो जाएगी। क्रेडिट टैक्स पेड ऑन द शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एओपी के लिए अगर की है तो वो आपका आ जाएगा। और टैक्स क्रेडिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की अगर कोई है तो इसी तरह जो ये आपके पास सामने नज़र आ रही हैं ये सारी आपकी पीओएस मशीन लगाने की है या स्टार्टअप के रिलेटेड है तो वो आपको टैक्स क्रेडिट उसका मिल जाएगा। तो ये टैक्स क्रेडिट, टैक्स रिडक्शन ये अपना आपका टैक्स जो है रिड्यूस कर देगी। तो अगर हम नेक्स्ट जाएंगे तो फिर हमारी आ जाएगी कि टैक्स जो एडजस्टेबल हमारे हैं। पहले ऐसे होता था कि वो पूरी लिस्ट दी होती थी जिसमें इंपोर्ट से लेके जो भी एडजस्टमेंट है वो सारी आपकी अवेलेबल होती थी, आप उसके आगे फीड करते जाते थे जितनी जितनी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपने जब एडजस्टेबल टैक्स पे जाना है तो आपने पहले सेक्शन में जाना है। ये आएंगे आपके सेक्शन कौन कौन सा एडजस्टेबल है कि 151 का प्रॉफिट ऑन डेट है, इंपोर्ट है, प्रॉफिट ऑन डेट है, इंपोर्ट के जैसे बहुत सारे हैं। फिर कोई सैलरी की है, अगर किसी डायरेक्टर की सैलरी है, डायरेक्टरशिप फ़ी है, फिर एडवांसेस हैं, कैश विड्रॉल के, जो टोटल एडजस्टमेंट, गाड़ी के टोकन लगवाने के, प्रॉपर्टी परचेज करने के, 236C है, 236K है, या कोई फंक्शन है, गैदरिंग है, ये सारे जितने भी आपके टेलीफोन के, इंटरनेट बिल के, जो भी एडजस्टेबल आपके विद होल्डिंग टैक्सेस हैं वो इधर से आप पहले सेलेक्ट करेंगे। उनको ऐसे सेलेक्ट करने के बाद उसको आप ऐड करेंगे तो वो आपका ऐड होगा और फिर उसमें आप मेंशन करेंगे कि कितना आपका टैक्सेस है। ठीक है। इसी तरह फिर फाइनल टैक्स है, आपको पता है वो भी सारी लिस्ट दी होती थी, लेकिन अब वो लिस्ट नहीं दी होगी बल्कि आपके ये फाइनल टैक्स के ये इसी तरह से लिखे होंगे कि डिविडेंड अगर आपने लेना है तो डिविडेंड का ये है, तो वो आप उसको ऐड करेंगे और वो आपके ऐड होंगे तो उसमें आप फाइनल में जाके लिखेंगे। इसी तरह मिनिमम टैक्स का है तो मिनिमम टैक्स के भी जो आपके होंगे वो आएंगे और उसको आप सेलेक्ट करके, तो मोस्ट प्रोबेबली वो सिस्टम में आपके ऑलरेडी आ रहे होंगे। ये सब करने के बाद आप जब नेक्स्ट जाएंगे तो आपकी ये कंप्यूटेशन आ जाएगी। ये टर्नओवर टैक्स जो है, मिनिमम टैक्स, इसको टर्नओवर में आप देखेंगे कि कौन से टर्नओवर में आप फॉल कर रहे हैं। अगर आपका 100 मिलियन से क्रॉस कर गया है तो वो टर्नओवर अब ये 200 मिलियन हो गया है अगले साल से, तो उसका आपका 0.25% है, 0.75% है, या 0.5% है, या 1.25% है। तो ये सारा आपने इसमें टर्नओवर का मेंशन करेंगे। बाकी डाटा पीछे से आ जाएगा। और हाई अर्नर का जो है उसका सुपर टैक्स है वो आएगा। शेयरिंग और हाई अर्निंग पर्सन जो है 4AB का टैक्स अगर कोई है तो एडजस्टमेंट और मिनिमम टैक्स पेड अर्लियर है कोई, या रिफंड एडजस्टमेंट है अगेंस्ट द ईयर, तो वो आप इधर मेंशन कर देंगे। तो इस तरह आपका टोटल जो है वो आ जाएगा कि कितना टैक्स आ रहा है। अच्छा, अब पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं इसमें तो वेल्थ स्टेटमेंट में हम इसको खैर एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आ गई है तो हम इसमें ये फाइनेंशियल एसेट्स आपके ये हैं नॉन बिजनेस जो होंगे वो सारे आप इधर लिखेंगे, क्योंकि बिजनेस वाले तो ऑलरेडी आपने उधर लिखे हैं। तो इधर भी एसेट्स जो अगर आपने करना है ना
फाइनेंशियल एसेट करना है या नॉन बिजनेस, तो उसको भी ऐड करने के लिए ये एसेट की फार्म बतानी पड़ेगी, कौन सी फार्म है, किस फार्म में एसेट है, तो वो आप इसका ऐड करके अपने सारे एसेट्स करेंगे और फिर इसी तरह से रिकॉन्सिलेशन होके तो आपकी रिटर्न जो है एक्सपेंसेस का जो एक अलहदा से शीट होती थी वो आपकी इधर इसमें डाल दी गई है कि आपने ये बताना है कि कौन कौन से आपने एक्सपेंसेस किए हैं। तो ये एक्सपेंसेस भी उसमें, ये वेल्थ स्टेटमेंट पे एक डिटेल में अलहदा से भी बनाऊंगा। प्लस आपने ये देखा है कि पिछले सालों में ऐसे था कि फॉरेन रेमिटेंस का अगर होता था ना तो फॉरेन रेमिटेंस में हम सिंपली इधर लिख देते थे कि जी इतनी फॉरेन रेमिटेंस है, लेकिन अब क्या आएगा, अब आपका वो पहले इसको जब ओपन करेंगे वो पूछेगा कि सेंडर कौन है, उसके साथ आपका रिलेशन क्या है और किस कंट्री से है, तो ये सारी तफसील आपको देनी पड़ेगी। इसी तरह एडजस्टमेंट इन फ्लो के में आएगा को आपको इसकी डिस्क्रिप्शन जो है ऑलरेडी आप देते थे। इनहेरिटेंस का है सपोज, तो उसमें भी आपका वो CNIC देंगे जिसकी तरफ से इनहेरिटेंस आ रही है, और फिर एसेट्स कौन सी टाइप का है और उसकी अमाउंट कितनी है ये इनहेरिटेंस की, वो सारी आपको इधर देनी पड़ेगी। फिर आपको गिफ्ट का अगर है तो गिफ्ट की भी वो अब डिटेल मांगेंगे कि कौन सा CNIC नंबर है, एसेट्स की टाइप क्या है, डिस्क्रिप्शन और उसकी अमाउंट जो है, ये सारी तफसील के साथ चीज़ें बतानी पड़ेंगी। एक्सपेंसेस का मैंने इधर बता दिया, इसी तरह गिफ्ट देने के बारे में बता दिया। तो अब ये आपको मेरा ख्याल है इसमें टोटल भी हमने वेल्थ स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली, जिसमें ये मैंने चीज़ें जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो है वो अब ऐड करनी पड़ेगी। इसमें एनिमल्स क्या क्या चीज़ें हैं, इनको भी आपके प्रॉपर सारे एसेट्स होंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए ये है कि इधर आपको फिर उसका सर्च करनी पड़ेगी, आपके नाम पे है तो अदरवाइज़ उसको आप ऐड करके नई प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। ये एक है पेएबल और बारविंग अगर है तो वो किसके नाम पे है, ये उसकी भी डिस्क्रिप्शन आपको देनी पड़ेगी। ये ऑलमोस्ट सारी वेल्थ स्टेटमेंट भी इसमें डिस्कस हो गई। खैर, तो ये है अपना प्रॉपर इनकम टैक्स रिटर्न जो किसी बिजनेसमैन को फाइल करनी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिजनेसमैन से कि अपनी रिटर्न प्रॉपर फाइल करें ताकि आगे जाके आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स ना हो कि जिसमें आपको हैवी पेनल्टीज़ और इसके फाइन्स लगें। तो इसी तरह ये बिजनेसमैन जो हैं और टैक्स अथॉरिटीज़ जो हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इसमें सीखें तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।